प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो मेरा प्रश्न पत्र है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन, उसके अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक है सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण के अंतर्गत अध्यापकों को कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने जो वीडियो लेकर के आपको आया था उसमें सेवारत अध्यापक के लक्ष्य, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, एजेंसियों के बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आज मैं सेवा से पूर्व अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण लेकर के आया हूं, किस प्रकार से हमें अध्यापकों को तैयार करना है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा वह कार्यक्रम है जो सेवा में जाने से पहले उनको प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अच्छा अध्यापक बनकर के छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके और देश का एवं समाज का अच्छा नागरिक बनकर के देश की भागीदारी में अपना स्थान बना सके। इस उद्देश्य से हम सेवा पूर्व अध्यापकों को ये ट्रेनिंग देते हैं, ये प्रशिक्षण देते हैं। अगर हम सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात करें तो सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा वह कार्यक्रम है जो अध्यापकों को व्यावसायिक तैयारी हेतु शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। व्यावसायिक अवसर का अर्थ होता है व्यवसाय से जुड़ना, शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ना, उनके अवसरों को प्राप्त करना, ताकि शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करके वो अच्छे अध्यापक बन सके। इसलिए सेवा से पूर्व उन अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उन ट्रेनिंगों के माध्यम से विभिन्न कौशलों को प्राप्त करते हुए, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए और विभिन्न तकनीकी को सीखते हुए अच्छा अध्यापक वो बन सके, ऐसी आशा हम रखते हैं। इसलिए सेवा पूर्व अध्यापकों को विशेष प्रोग्राम रखे जाते हैं। इसलिए हम व्यावसायिक तैयारी हेतु शैक्षिक अध्ययन का अवसर उनको प्रदान करते हैं। अगर हम सेवा पूर्व अध्यापकों को उद्देश्यों की चर्चा करें या बात करें तो इसके अंतर्गत हमें राष्ट्रीय विकास में जो हमारा जो उद्देश्य है उसके बारे में हम राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से भागीदारी वो निभा सके, उसके लिए हम राष्ट्र की शिक्षा की विकास की भूमिका क्या होती है, शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, कैसे हमें अच्छे अध्यापकों को तैयार करना चाहिए, उन कौशलों को उन अध्यापकों को प्रदान करना चाहिए, ताकि उन कौशलों को सीख करके राष्ट्र की भागीदारी में वो अपना स्थान बना सके और अपना उन्नति की अग्रसर वो राष्ट्र में बन सके। ऐसी शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय विकास की भूमिका उनको बताते हैं, ताकि वो सेवा से पूर्व इन प्रशिक्षण के माध्यम से अब सीख सके। अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार वो सीखे, शिक्षण अगर अच्छा होगा, शिक्षा अगर अच्छी होगी तो अधिगम भी अच्छा होगा। शिक्षा अच्छी नहीं होगी, अधिगम भी वो नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। इसलिए इन अधिगमों पर, इस शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि जब तक अध्यापकों को सेवा से पूर्व अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सके। इसलिए हमें अच्छी शिक्षा से अच्छे अधिगम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उनके शिक्षा पर अच्छा प्रभाव कैसे डले, इन पर अच्छे अधिगमों का होना अति आवश्यक हो जाता है। अच्छे अधिगमों को सीखना अति आवश्यक हो जाता है, तभी शिक्षा पर अच्छा प्रभाव
पढ़ सकेगा। इसलिए हम बच्चों को अच्छा अधिगम कराना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बालक इस अधिगम को सीख करके अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन सके, ऐसी हम आशा उनसे रखते हैं। इसलिए ऐसे प्रशिक्षण सेवा से पूर्व प्राप्त करते हैं। अगर हम व्यावसायिक क्षमता तथा कौशल की बात करें तो व्यावसायिक क्षमता तथा कौशल में कई प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। प्रभावकारी पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रम का ज्ञान उनको होना चाहिए जो प्रभावकारी हो, अच्छा ज्ञान छात्रों को दे सके, अच्छे ज्ञान के अनुसार सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे प्रभावी पाठ्यक्रमों को हमें उनको बताना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंगों में ऐसे प्रभावकारी विषय वस्तु उनको देनी चाहिए, ताकि वो उनको पढ़ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे नागरिक वो बन सके, अच्छे अध्यापक वो बन सके। अधिगमकर्ताओं की प्रगति तथा सतत व्यापक मूल्यांकन, जो भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। जब तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक वो अपने आप में पूर्ण वो नहीं समझ पाएंगे कि मेरा मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ, हमें किस प्रकार से उन मूल्यांकनों को करना चाहिए। अब मूल्यांकन कई प्रकार से हम कर सकते हैं। साप्ताहिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं, 15 दिन का पाक्षिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं, मासिक भी कर सकते हैं, त्रैमासिक भी कर सकते हैं, अर्धवार्षिक भी कर सकते हैं और वार्षिक भी कर सकते हैं, सप्ताह भर का भी कर सकते हैं, 7 दिन का मूल्यांकन भी छात्रों का हम कर सकते हैं ट्रेनिंग के अनुसार, 15 दिन का भी हम कर सकते हैं, 15 दिन में भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, मासिक 1 महीने में भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, 3 महीने में त्रैमासिक भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, अर्धवार्षिक 6 महीने भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं और वार्षिक 1 वर्ष में भी हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो कई मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उसके अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम छात्रों का कर सकते हैं। इसलिए सेवा पूर्व अध्यापकों का कई प्रकार से मूल्यांकन के द्वारा हम उनके अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के हम मूल्यांकनों को भी हम प्रशिक्षण के दौरान बताते हैं, सिखाते, ताकि ये सारे गुण अध्यापक में आ सके और छात्रों को भी अच्छा ज्ञान देकर छात्रों का भी वो मूल्यांकन ठीक प्रकार से कर सके। तो ये कई प्रकार के जो हमारे जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो इनके द्वारा भी हम सेवा पूर्व अध्यापकों में ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। छात्रों के विशेष वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, छात्रों के विशेष वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र कई प्रकार के हम मानते हैं। प्रतिभाशाली छात्र भी होते हैं, मंद बुद्धि वाले छात्र भी होते हैं, विकलांग छात्र भी होते हैं। उनकी विशेष वर्गों की कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उनकी व्यवस्थाओं को उसी प्रकार से संपन्न की जाती है। अगर हम प्रतिभाशाली बालकों को मंद बुद्धि के साथ शिक्षण करवाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मंदबुद्धि छात्रों के लिए अगर प्रतिभाशाली छात्रों के साथ हम व्यवस्था करवाएंगे तो मंदबुद्धि छात्र आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो धीमी गति से चलेंगे। इसलिए हमें उन व्यक्तियों को छांट लेना चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं अलग से करनी चाहिए। विकलांग छात्र अगर कोई है, उन ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग व्यवस्थाएं हमें शिक्षण में करनी चाहिए। इसलिए सेवा पूर्व ये सारी चीजें भी बताई जाती है, ताकि वो विकलांग व्यक्तियों को, मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों को, प्रतिभाशाली बालकों को ये सारी व्यवस्थाएं हो सके। ऐसी व्यवस्था भी हमें सेवा पूर्व कार्यक्रमों के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई जाती है। और अच्छे अध्यापक जब तक ये गुणों को प्राप्त नहीं करेंगे, ये व्यवस्थाएं आगे चलकर वो संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों के पहले ही प्रशिक्षण उनको ले लेना चाहिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यगामी गतिविधियों की व्यवस्था। अब छात्रों के सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो हमें पाठ्यगामी गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। हमें छात्रों के एक ही पक्ष पर ध्यान नहीं देना, हमें शैक्षिक पक्ष पर भी ध्यान देना है, सामाजिक पक्ष पर भी ध्यान देना है, धार्मिक पक्ष पर भी ध्यान देना है, आध्यात्मिक पक्ष पर भी ध्यान देना है,
विभिन्न प्रकार के आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान देना है, तो कई प्रकार से हम उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। इस सभी पक्षों के गुणों को ध्यान में रखते हुए बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो सकता है, ऐसी व्यवस्था के लिए हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गतिविधियों पर व्यवस्था करें। और वो कौन कौन सी चीजें, पाठ्यक्रम तो हम पढ़ा ही रहे, शिक्षा तो बालकों को दे ही रहे, उनके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि बालक उनसे जुड़ सके और अपने मन और मस्तिष्क का विकास कर सके, आपका शैक्षिक विकास कर सके, खेलकूद के कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके। हमें सभी पक्षों के विकास की ओर इनके द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बालकों से जोड़ना चाहिए। उन बालकों को जोड़ते हुए हमें कई प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था उन ट्रेनिंगों के माध्यम से, उन प्रशिक्षणों के माध्यम से हमें देनी चाहिए ताकि सेवा पूर्व अध्यापकों में सारी जो प्रशिक्षण वो प्राप्त करते हुए अच्छा नागरिक वो बन सके और अच्छे अध्यापक उनमें विकसित हो सके। ये भी व्यवस्था उनमें होनी चाहिए। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्या समाधान हेतु निर्देशन। छात्रों की व्यक्तिगत, हमें छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी देखना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत कई प्रकार की समस्याएं होती है, उन व्यक्तिगत समस्याओं की केस स्टडी हमें करनी चाहिए, व्यक्तिगत अध्ययन हमें करना चाहिए। जब तक हम व्यक्ति अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम समस्याओं को पता नहीं चलेगा, उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर भी तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर सकें। उनकी शैक्षिक समस्या क्या है, शिक्षा में कौन कौन सी उसको कठिनाई आ रही है, शिक्षा जब वो प्राप्त कर रहा है तो उनको कठिनाइयों के तथ्यों का हम इकट्ठा करें कि वो जल्द स्कूल आता है लेकिन स्कूल में आधे समय रह करके घर चला जाता है, ऐसी क्या परेशानी है उनको, क्या माता पिता उसके काम पर ले जाते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या वो शिक्षा में ग्रहण करने में उसका मन नहीं लग रहा। ऐसे तथ्यों को हमें देखना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि बालकों की शैक्षिक समस्या क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। इन समस्याओं को हमें निदान करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, ऐसा निर्देशन बालकों को देना चाहिए ताकि बालक पुनः स्कूल से जुड़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये भी सेवा पूर्व ट्रेनिंग में बताई जाती है, सेवा पूर्व अध्यापकों को। व्यावसायिक समस्या, अब व्यावसायिक समस्या कई होती है, शैक्षिक व्यावसायिक समस्या या व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय की समस्या कई होती है। शिक्षा भी एक व्यवसाय है, हमें कई प्रकार की शैक्षिक व्यवसाय की समस्या होती है। हम अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, एक जब हम शिक्षा से जुड़े हुए तो आगे नहीं पढ़ पा रहे, हमारे जो पढ़ाई का जो स्तर है वो ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। ऐसी कौन कौन सी समस्या है, उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए और देख करके उनका समाधान करना चाहिए। तो ये भी निर्देशन उनको प्रदान करना चाहिए कि वो अपने व्यवसाय में उन्नति कैसे करे, अच्छा अध्यापक और अपने व्यवसाय में उन्नति कैसे करके अच्छा अध्यापक बन सके। ये सेवा पूर्व जो अध्यापक में कई प्रकार से निर्देशन और परामर्श की बातें बताई जाती है ताकि उन समस्याओं को समाधान करने के बारे में जान सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसे निर्देशन और परामर्श उनको दिया जाता है, ऐसे व्यक्तिगत अध्ययन के दौरान उनको बातें बताई जाती है ताकि वो समाधान कर सके। अगर हम सामाजिक भागीदारी की बात करें तो सामाजिक भागीदारी में भी समाज के अंतर्गत विकास संबंधी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उनकी भागीदारी होना अति आवश्यक हो जाता है। और अध्यापक एक समाज का ही नागरिक है। समाज का उत्तरदायित्व अध्यापक पर बहुत होता है क्योंकि बालक समाज के निकल करके आता है और समाज में वापस जब पढ़ करके जाएगा तो उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। इसलिए अध्यापक के बहुत से उत्तरदायित्व कि बालक को वो सामाजिक बनाए, सामाजिक भागीदारी उनको अपनाए। तो किस प्रकार से भागीदारी अपना सकते हैं, तो समाज के अंतर्गत विकास संबंधी कार्य, किस प्रकार समाज का विकास हो सकता हो, किस प्रकार से वो अच्छे उत्तरदायित्व नागरिक बन सकता हो, ऐसे कार्य वो समाज में करे। तो जिसमें आता है समाज सेवा। और समाज सेवा कई प्रकार से होती है। समाज की सेवा, जो व्यक्ति स्कूल या कोई बालक पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे तो स्कूल से उन्हें जोड़ना, ये भी एक समाज सेवा का कार्य। कोई व्यक्ति अनपढ़ है
कोई बालक पशु चराने जा रहा, विद्यालय नहीं जा रहा, तो भी उनको स्कूलों से जोड़ना ये भी समाज सेवा का कार्य है। या किसी बालकों को स्कूल नहीं जा पा रहे, हम उनको घर पढ़ाने के लिए जाएं, ये भी समाज सेवा का कार्य है। विभिन्न प्रकार के लोगों की मदद करना, सामाजिक कार्य करना, ये भी एक समाज सेवा का कार्य है। तो समाज सेवा के कई कार्य है। जहाँ हमारे गांव ढाणी में स्कूल नहीं है और सामाजिक लोग मिलकर के समाज की एक सेवा करके स्कूल की व्यवस्था सरकार के द्वारा अनुमति लेकर खोले जाए, ये भी समाज सेवा का कार्य है। या कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वो भी हम समाज सेवा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो समाज सेवा का अर्थ है मानव सेवा, समाज की सेवा कि हम किस प्रकार से उनकी सहायता दे सकते हैं, उनको सहायता में भागीदारी बन सकते हैं। तो ये भी चीजें समाज सेवा के अंतर्गत आती है, जिसके लिए अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकते हैं। जो बालक को अगर स्कूल में जाने में कोई दिक्कत आ रही है, समय नहीं मिल पा रहा है, या माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन आर्थिक स्थिति को ठीक न होने के कारण हम घर बैठे उनको पढ़ाई की व्यवस्था करें अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के द्वारा, या पूर्ण शिक्षा के माध्यम से जिनकी उम्र निकल चुकी है पढ़ने की, उनको भी हम शिक्षा ग्रहण करें। हमारा एक लक्ष्य होता है कि पूरे देश में कोई भी अनपढ़ नहीं रहे। ऐसा हमारा प्रोग्राम ऐसा चलाया जाए कि हमारे कोई सब साक्षर बने। तो ये प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम उनको साक्षर कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के समाज सेवा के कार्य हम कर सकते हैं। तो सेवा पूर्व अध्यापकों को कई प्रकार की बातें इनके अंतर्गत बताई जाती है। इनके उत्तरदायित्व होते हैं कि ये उत्तरदायित्व को निभाएं, ताकि अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करके, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके ये समाज सेवा से जुड़ सके। एक बात अगर हम करें क्षतिपूर्ति परक शिक्षा की, तो जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या उपेक्षित वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको भी अलग से व्यवस्था की जाए। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, या किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पा रहे, या माता पिता अनपढ़ है उनको नहीं भेजना पा रहे, तो उन्हें हमें ऐसे वर्गों के छात्रों को शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भी उनको दी जा रही है, सुविधाएं भी दी जा रही है, भोजन की व्यवस्थाएं भी दी जा रही है। उनको जोड़ा जाए ताकि ऐसे बालक भी जो कि हमारे जो शिक्षा से जो रेगुलर स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं उनके साथ साथ जुड़ सके और अपना अध्ययन कर सके, और ये भी हमारे समाज के अच्छे नागरिक बन सके। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था उनके घर की गई है। तो ये भी हमारे कई प्रकार की बातें आती है। अगला आता है आधुनिक उभरती हुई चुनौतियां। आधुनिक उभरती हुई चुनौतियों के अंतर्गत लोकतंत्र, जो जनता के लिए जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य करें ताकि किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए, या किसी धर्म राष्ट्र के प्रति ऐसे उपेक्षित नहीं किया जाए। जो अवसर उनको प्राप्त हो, शिक्षा के अवसरों से पूर्ण रूप से सब भागीदारी निभाए, उसमें सब जुड़े, ये सब इसके अंतर्गत आती है। धर्म निरपेक्ष अर्थ है किसी भी धर्म की उपेक्षा नहीं करें, हम सभी धर्मों को सम्मान प्रदान करें, ये भी आता है। सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम संस्कृति को संरक्षण करें, संरक्षण उनकी रक्षा करें और उन विरासतों को जाने। हमारे सांस्कृतिक विरासत है क्या, उनसे कई प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। उन सांस्कृतिक विरासतों का ज्ञान हम बालकों को हमें देना चाहिए, ऐसे सेवा पूर्व अध्यापकों को देना चाहिए, ताकि वो उस ज्ञान को प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित कर सके। ये भी सांस्कृतिक विरासत की बातें होती है। उनके लिए सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाने और पहचाने, और पहचानने के बाद उनको उस ज्ञान को प्रेषित करें, ताकि उस धरोहरों को, ताम्रपत्र, लेख, शिलालेख, अभिलेख, इनके बारे में जाने के लिए कई प्रकार के हमें ऐसी ऐसी धरोहर है, उनकी संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम इनके बारे में भी कई प्रकार की सेवापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए भी इनके बारे में जानकारी, ताकि शिक्षा से इनको जोड़ा जा सके, क्योंकि समाज से सारी चीजें धरोहर जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई है। संस्कृति का ज्ञान भी सामाजिक लोगों को देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, शिक्षा से जुड़ करके उनका विकास कर सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।
पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का भी हमें ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा संरक्षण करना है, पर्यावरण पर ध्यान देना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है। इसके लिए हमें पेड़ पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं ताकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और जीवनदायन जो हमारी वायु है, ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा हमें प्राण वायु हमें मिल सके, ये भी संरक्षण भी हमें करना चाहिए। नागरिकों के उत्तरदायित्व हमारे क्या है, देश के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है, ये भी हमें उनको अपनाने चाहिए। तो हमारे उत्तरदायित्वों को भी हमें पहचानना चाहिए। हमारे उत्तरदायित्व समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, हमारे जो शिक्षा के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है, हम किस प्रकार से हम समाज सेवा कर सकते हैं, सारे उत्तरदायित्वों को भी हमारे सेवा पूर्ण प्रशिक्षण में अध्यापकों को बताया जाता है ताकि वो इन सारी चीज़ों को सीख सकते और अच्छे नागरिकों में उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते। संस्कृति तथा नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का भी हम चर्चा अगर करें तो संस्कृति का भी हस्तांतरण होना चाहिए। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करना चाहिए और ये संस्कृति का जब तक हस्तांतरण नहीं करेंगे तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से संस्कृति को नहीं जान पाएगी। इनके लिए भी हमें कई प्रकार के सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। हमें नैतिक मूल्यों के बारे में भी व्यक्ति को देना चाहिए, हमारे नैतिक मूल्य क्या है, देश के प्रति हमारे नैतिक मूल्य क्या है, समाज के प्रति हमारे नैतिक मूल्य क्या है और परिवार के प्रति हमारा नैतिक मूल्य क्या है, हम किस प्रकार से अच्छे नागरिक बन सकते हैं, किस प्रकार से सामाजिक नागरिक बन सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, देश पर कोई आपत्ति आए तो हम किस प्रकार उसमें भागीदारी बन सकते हैं, ये सारे उत्तरदायित्व हमें आने चाहिए और सीखना चाहिए। इसलिए हमें सेवा पूर्ण में ये सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि अच्छे अध्यापक हम बन करके राष्ट्र एवं देश की सेवा कर सकें। अगर हम बात करें छात्रों में तार्किक विचार, वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने के लिए भी हम कई प्रकार के हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिक मानसिकता जो हमारे कर गुजरने की ऐसी बात होती है उनके लिए भी हम मानसिकता को तैयार कर सकते हैं, मस्तिष्क को तैयार कर सकते हैं, ये भी बात है। अगला अगर हम बात करें प्रबंधनात्मक कौशल विकसित करने हेतु, प्रबंधनात्मक कौशल का मतलब होता है हम किस प्रकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि हम ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दे सके, प्रबंधनात्मक व्यवस्था दे सके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कई प्रकार के प्रबंध कौशलों की जानकारी रखनी चाहिए। हम किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था दे सके, उन कौशलों को सीखें, कौन कौन से प्रशासनिक कौशल है, कैसे प्रबंधन कौशल है, उन कौशलों को सीख करके हम सेवा से पूर्व इनको सीख करके हम विद्यालय में या समाज में या घर में ऐसे प्रबंधन की व्यवस्था दे सके ताकि उसका हमारा संचालन ठीक प्रकार से चल सके। ये सारा ज्ञान एक अध्यापक में सेवा से पूर्व होना चाहिए ताकि उसको सीख करके अध्यापक अच्छा तैयार हो सके। और एक अध्यापक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी उनको आना चाहिए कि वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान को सीखे, बालकों की रुचि अभिरुचि को जाने और उसके अनुसार बालकों को केस स्टडी करे, उसके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करें। ये भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर आता है शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों का नियोजन। शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों का नियोजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की जाती है कि शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत हम कैसे नियोजन करें। ऐसी व्यवस्था शिक्षण अभ्यास में करें जहां भी हम शिक्षण अभ्यास करवा रहे हैं, छात्रों को जो सेवा से पूर्व हम शिक्षण अभ्यास विभिन्न विद्यालयों में करवाते हैं, शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है किस प्रकार में पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार कौन सी कौशल का प्रयोग कब करना चाहिए, कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग कब करना चाहिए, कौन सी सहायक सामग्री का कौन से शिक्षण बिंदु में इसको लगाना चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं के शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के नियोजन में ये सारी चीजें बताई जाती है। अगर अध्यापक की पाठ्य योजना सही होगी, उसका पाठ्य योजना का कार्यक्रम पूर्ण पाठ्य योजना की तैयारी करके अगर आया होगा, उसका नियोजन करके सही प्रकार से आया होगा तो वो सही प्रकार से शिक्षा
दे सकता है। इसलिए हमें सेवा से पूर्व हमें कई प्रकार के शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों से हमें जुड़ना चाहिए, ताकि हमारी पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से हो सके और छात्रों को हम विद्यालय में ठीक प्रकार से सेवा से पूर्व अपनी ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा सके और अच्छे अध्यापकों के गुण हमें विकसित हो सके। ऐसे कार्यक्रम शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत कार्यक्रमों में नियोजन के अंतर्गत हमें सीखना चाहिए, और जो भी हम पाठ योजना का नियोजन करके जाए पूर्ण रूप में तैयारी करके जाए, ताकि छात्रों को अच्छा ज्ञान हम दे सके। ये सारी व्यवस्थाएं सेवा से पूर्व अध्यापकों की शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत हमें सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत मैंने सारी बातें बताई। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।